मेरे चैनल पे डामर कहानी का ये आखिरी पार्ट है। मैंने आखिरी के सारे 4 पार्ट को 30 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश की है। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगी। मिलवॉकी 1960। मिलवॉकी के एक हॉस्पिटल में एक ब्लैक फैमिली में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि उनके परिवार में एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है और पूरी फैमिली बच्चे का नाम टोनी रखती है। लेकिन यही खुशी अपने साथ एक दर्द भी ले आती है, और ये दर्द इस बात का क्योंकि उनका बच्चा औरों के बच्चों की तरह नहीं है। वो बच्चा कुछ भी नहीं सुन सकता क्योंकि वो बच्चा कान से बहरा है। लेकिन लाइफ का यही हिसाब है, समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय के साथ साथ ये बच्चा भी बड़ा हो जाता है। अब टोनी जवान हो गया है और जवान होने के साथ साथ वो एक समझदार लड़का भी है। भले ही टोनी कान से बहरा हो, लेकिन वो एक सुलझा हुआ इंसान है। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है, पार्टी करता है, मौज मस्ती करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे और लड़के करते हैं। टोनी की अपनी खुद की पसंद है, उसे लड़कियां पसंद नहीं है, उसे लड़के पसंद है, यानी टोनी भी गे है। और टोनी के सारे दोस्त भी बिल्कुल टोनी की तरह ही हैं, यानी वो भी कान से या तो सुन नहीं सकते या मुंह से बोल नहीं सकते। और हाँ, वो सब के सब भी गे हैं। और दोस्त, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उन लोगों की लाइफ कितनी हार्ड होती है, क्योंकि वो लोग हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और इन्हीं सब वजह से टोनी अपने आप में कभी कभी काफी नाखुश हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही टोनी अपने दोस्तों को ये बताता है कि अब मैं अपनी लाइफ में काफी निराश हो गया हूँ बार बार रिजेक्ट होने से। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक डिसेंट बॉयफ्रेंड ही तो चाहता हूँ जिसको मैं अपना कह सकूँ, जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर सकूँ, एक ऐसा इंसान जिसको मैं समझूं और वो मुझे समझे। वो कहता है कि उसके अपने खुद के बहुत बड़े सपने हैं। वो एक दिन एक बड़ा और एक कामयाब मॉडल बनेगा। जिसके जवाब में उसके दोस्त उससे ये कहते हैं कि ये काफी मुश्किल है क्योंकि एक तो हम ब्लैक हैं और ऊपर से गे भी। जिसके जवाब में टोनी उनसे ये कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं किसी को भी अपना पैर नहीं खींचने दूंगा। मुझे अपनी लाइफ में एक बड़ा मॉडल बनना है और मैं बनकर रहूंगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त का मर्डर हो जाता है और उस लड़के का नाम रिको होता है। और जब टोनी को ये पता चलता है तो टोनी को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है क्योंकि टोनी के कुछ ही गिने चुने दोस्त थे जिनमें से एक दोस्त उनको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। और इस इंसिडेंट के बाद टोनी बहुत ही उदास हो जाता है। वो वहां से मेडिसिन जाने की सोचता है ताकि वो वहां से अपना कॉलेज और अपनी मॉडलिंग दोनों ही कर सके। टोनी की मॉम बिल्कुल नहीं चाहती कि टोनी बाहर जाए। वो टोनी से कहती है कि बेटा तुम आखिर बाहर क्यों जाना चाहते हो। टोनी अपनी मॉम को बहुत ही प्यार से समझाता है। वो कहता है कि माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मेरे दोस्त रिको की मौत ने मुझे ये समझा दिया है कि लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसे डर के और नहीं रहना है। माँ, मुझे मेरे ड्रीम को अचीव करना है और इसके लिए मुझे मेडिसिन तो जाना ही होगा। वहाँ पे मैं एक सही फोटोग्राफर को ढूंढूंगा और उससे अपना एक पोर्टफोलियो बनवाऊंगा और जब मेरा सही वक्त आएगा तब मैं वहाँ से न्यूयॉर्क चला जाऊंगा। टोनी की मॉम टोनी से कहती हैं कि बेटा, ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे अपने हो ताकि वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन टोनी अपनी मॉम से कहता है कि माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना, मैं एक दिन तुमको बहुत ही प्राउड फील करवाऊंगा। बेचारी मॉम अपने बच्चे की जिद के आगे हार मान लेती हैं और टोनी को वहां से जाने देती हैं। और फिर इसके बाद टोनी मेडिसन आ जाता है और उसको वहां पे जॉब भी मिल जाती है और कुछ समय के बाद उसको एक सही फोटोग्राफर भी मिल जाता है। अब टोनी की लाइफ में सब चीज सही चल रही होती है और उसकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। और एक दिन ऐसे ही अपनी रात को एंजॉय करने के लिए टोनी एक क्लब आ जाता है। लेकिन ये रात किसी आम रात की तरह नहीं होती क्योंकि उस रात टोनी को वहाँ पे जेफरी डामर मिलता है। अब हम लोग तो ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि डामर एक बहुत ही शातिर इंसान है और उसके लिए किसी भी लड़के को पटाना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद टोनी जेफ के करीब जाता है और जेफ को तब ये पता चलता है कि टोनी सुन नहीं सकता। और जब जेफ को ये पता चलता है तो जेफ को टोनी के लिए बहुत बुरा भी फील होता है। इसके बाद जेफ और टोनी वहाँ पे खूब मजे करते हैं। वो डीजे पे जाते हैं और डांस करते हैं। लेकिन इसी बीच जेफ टोनी के लिए ड्रिंक लेने आता है और यहाँ पे जेफ सोचता है कि वो क्यों ना टोनी के ड्रिंक में वही बेहोशी वाली दवाई मिला ले। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो टोनी को पसंद करने लगा है। वो नहीं चाहता कि वो टोनी के साथ ऐसा करे। फिर पार्टी खत्म होती है और जेफ टोनी से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन टोनी जेफ को मना कर देता है। वो उसको बताता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे अर्न करना पड़ेगा, यानी तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आखिर क्या ही होना था। जेफ एक तगड़ा खिलाड़ी है।
वो जानता है कि कैसे लड़कों को पटाया जाता है। वो कैसे न कैसे टोनी को अपने झांसे में फंसा ही लेता है। और टोनी को तो हम जानते ही हैं, वो दिल का काफी सॉफ्ट बंदा होता है और वो जेफ को पसंद भी करता है। तो वो जेफ के झांसे में आराम से फंस जाता है, क्योंकि यार टोनी तो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये बंदा इंसान के वेश में कितना बड़ा दरिंदा है। वो दोनों एक दिन डेट पे जाते हैं, जहाँ पे टोनी जेफ को ये बताता है कि उसको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहिए। वो ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं करता, लेकिन वो जेफ पे भरोसा करता है। और ये सुनकर जेफ भी टोनी से कहता है कि हाँ, वो भी उसको बहुत पसंद करता है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। और कुछ ही दिनों में जेफ टोनी को अपने घर आने के लिए मना लेता है। और ये वही सीन है जहाँ पे इसके तीसरे पार्ट का मेरे चैनल पे एंड होता है। और अगर तुमने इसका तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक है, तुम जाके उसको देख सकते हो। जेफ टोनी को अपने रूम में ले आता है और वो यहाँ पे फिर से टोनी की ड्रिंक पे वही बेहोशी वाली दवाई मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि वो टोनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। शायद वो टोनी को सच में पसंद करने लगा है। वो टोनी को अपने साथ एक गेम खिलाने बैठा देता है, एक ऐसा गेम जो कि उसने अपने बचपन में खुद बनाया होता है। और उसके गेम का नाम होता है इन्फिनिटी लैंड। वो टोनी को अपने गेम के रूल समझाता है। वो उससे कहता है कि इस गेम में सिर्फ 2 ही सिपाही होंगे, एक सिपाही तुम्हारा होगा और एक सिपाही मेरा होगा। और इन दोनों में से जीत सिर्फ उसकी होगी जो सबसे पहले इन्फिनिटी लैंड पे पहुंचेगा। लेकिन इस गेम पे एक पेज भी है, अगर गलती से भी तुम्हारा सिपाही मेरे सिपाही के करीब आया तो वो हमेशा के लिए खुद को इस भंवर में खो देगा। और जेफ की ये बात सुनकर टोनी जेफ से कहता है कि आखिर क्यों? तो जेफ टोनी को कहता है कि ये गेम का रूल है। टोनी उससे कहता है हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? और बस इतनी सी बात पे जेफ टोनी पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जेफ अपने रूल खुद बनाता है। जब भी कोई उसके रूल के खिलाफ जाता है या उस पर सवाल खड़े करता है तो उसको गुस्सा आता है। उसने पिछले पार्ट में पुलिस वालों को बताया था ना कि वो ऐसे लोगों को चाहता है जो उसकी सुने, जिन पे वो कमांड कर सके। तो बस यही सब उसके रूल भी हैं। लेकिन टोनी जेफ से कहता है कि नहीं, ऐसे गेम नहीं चलेगा, हम अपने खुद के नए रूल बनाएंगे। जेफ टोनी की तरफ को देखता है और वो टोनी की बात को मान लेता है। और फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। रोमांस रात भर चलता है और फिर सुबह हो जाती है। और जैसे ही सुबह टोनी की नींद खुलती है वो फटाफट अपने काम पे जाने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन ये सब देखकर जेफ एकदम से बेचैन हो जाता है। वो टोनी से कहता है कि प्लीज मत जाओ। तो टोनी जेफ से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। लेकिन जेफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तो टोनी उसको कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। और ये कह के टोनी रूम से बाहर निकलता है। जेफ को उसका जाना बर्दाश्त ही नहीं होता, उसको बहुत बुरा फील होता है। वो अपने ड्रॉर को खोलता है और वहां से एक हैमर निकाल लेता है। वो हैमर को अपने पीछे छुपाकर टोनी को मारने तो जाता है, लेकिन वो टोनी को नहीं मार पाता, क्योंकि वो टोनी को पसंद करता है। टोनी जेफ को गुड बाय किस करता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पे जेफ को देख के ये लगता है कि जेफ भी थोड़ा सा खुश है, क्योंकि उसे पता है कि टोनी उसके पास जरूर वापस आएगा। और थोड़ी ही देर में जेफ का दरवाजा नॉक होता है। जेफ दरवाजा खोलता है तो देखता है कि टोनी वापस आ गया है। जेफ बहुत ही खुश होता है। वो सोचता है कि टोनी मेरे लिए वापस आ गया। लेकिन टोनी जेफ को ये बताता है कि वो यहाँ अपनी चाबी भूल गया है और वो यहाँ से चाबी लेकर दोबारा वापस चला जाएगा। टोनी अपनी चाबी लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन जेफ को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि टोनी उसके लिए वापस आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। टोनी तो सिर्फ अपनी चाबी लेने आया था। और यही बात जेफ के ईगो को हर्ट कर देती है। इसके बाद जेफ भी टोनी के पीछे पीछे रूम पे जाता है और उस पे उसी हैमर से अटैक करके उसको जान से मार देता है। और यहाँ पे ना जेफ सिर्फ टोनी को नहीं मारता, वो उसके अंदर की मासूमियत, उसके भरोसे और उसके प्यार को भी मार देता है। टोनी बेचारे ने हमेशा से एक अच्छा पार्टनर चाहा था। उसने जेफ पे भरोसा किया, उससे प्यार किया और अपनी लाइफ में जेफ को वो जगह दी जो कि वो सिर्फ किसी एक स्पेशल इंसान को देना चाहता था। और इन सब के बदले उसको मिलती है मौत। और यहाँ पे ना जब तुम जेफ को देखोगे तो तुम्हें उसको देख के ऐसा मन करेगा कि मैं इस बंदे को यहीं पे फोड़ दूं या उसका बम बना दूं। और वाकई में जेफ जैसे इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। पिछले इसके 3 पार्ट में मैं इस कहानी पे जेफ को जेफ भैया भी कहता हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट करके ये कहा था कि भाई प्लीज इस बंदे को भाई तो बिल्कुल भी मत बोल, या इसको भैया कह के इज्जत मत दो, हमें बहुत गंदा फील होता है। और सच में जब मैंने इसका याला पार्ट देखा ना तो मुझे सच में अपने आप पे भी गुस्सा आया कि मैं कैसे इस कहानी को एक मजाक के तौर पे ले सकता हूँ। और उसके लिए सच में मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहूंगा। और मैं थैंक्स कहूंगा उन लोगों से जिन्होंने कमेंट करके अपने ऑनेस्ट रिव्यू दिए। और इसके बाद हमें टोनी की मॉम को दिखाया जाता है, जो बेचारी रो रही होती हैं अपने लड़के के इंतजार में। वो उस कुर्सी को देख के रो रही होती हैं जिस कुर्सी में कभी उनका लड़का बैठा करता था।
वो बेचारी बहुत ही थक चुकी हैं बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते। वो अपने लड़के के जगह जगह मिसिंग होने के पोस्टर भी चिपकाती हैं, लेकिन उनका लड़का उनको नहीं मिलता क्योंकि उनका मासूम लड़का किसी दरिंदे का शिकार बन चुका है। इसके बाद हमें जेफ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रिज से एक बाउल पे मीट निकालता है और तुम जानते हो कि ये मीट किसका है। जेफ उसे फ्राई करता है और बड़े ही फीलिंग के साथ उसको खाना शुरू कर देता है और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। अब ये कहानी ना सबसे पहले वाले पार्ट की तरफ बढ़ती है जहां पे ट्रेसी नाम का बंदा जेफ के चुंगल से बाल बाल बचकर भागता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना वो भी जेफ की डेड लिस्ट में शामिल होता। इसके बाद की कहानी तो हम जानते ही हैं। पुलिस वहां पे आती है और जेफ को पकड़ लेती है। जेफ के पकड़े जाने के बाद उसके सारे राज ताश के पत्तों की तरह खुलने लगते हैं और फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जेफरी डामर ने अभी तक लगभग ऐसे ही 17 लोगों का कत्ल कर दिया है। पूरा शहर सदमे में चला जाता है कि कैसे एक इंसान लोगों के बीच रह के कानून के होते हुए 17 कत्ल को अंजाम दे सकता है। और यहाँ पे वहाँ की पुलिस पे सवाल उठना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि इस केस में अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो वहाँ की पुलिस है। ऐसा कभी भी नहीं था कि जिन लोगों के कत्ल हो गए थे उन लोगों की मिसिंग कंप्लेन पुलिस वालों तक नहीं पहुंची। उन लोगों तक वो कंप्लेन पहुंची थी, लेकिन उन लोगों ने उस कंप्लेन के लिए कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि उन लोगों ने कभी भी अपना काम अच्छे से नहीं किया। अगर उन लोगों ने अपना काम अच्छे से किया होता तो शायद पहले या दूसरे कत्ल के बाद ही जेफ पकड़ा जाता। तुम्हें याद है ना वो पहला बंदा जिसका नाम रॉन था, वो सिर्फ जेफ की दादी की वजह से बच गया था। उस बंदे ने जेफ की कंप्लेन भी करी थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेन को सीरियसली लिया ही नहीं और जेफ को ऐसे ही छोड़ दिया। और तुम्हें याद है वो एशियन लड़के के सेक्सुअल असॉल्ट का केस जिसमें जेफ को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन वहां के जज ने आखिर क्या किया, उन्होंने जेफ को 1 साल के लिए हाउस ऑफ करेक्शन पे भेजा और उसकी सजा को बस इतने में ही खत्म कर दिया, बावजूद इसके कि जेफ ने उस लड़के को सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी। और तो और जेफ ने उस लड़के को इतना ड्रग्स दे दिया था कि उस लड़के की जान जाते जाते बची थी और सजा के तौर पे तुमने उसको सिर्फ 1 साल के लिए हाउस ऑफ करेक्शन पे भेजा। और क्या तुम्हें याद है वो 14 साल का लड़का जो कि जेफ के रूम से बचकर बाहर आ गया था, वो बिल्कुल नंगा था, नशे की हालत में था, लेकिन पुलिस ने उसके साथ क्या किया, उन दोनों पुलिस वालों ने उस लड़के को उठाया और जेफ के रूम पे छोड़ के आ गए। और फिर उसके बाद तो वो लड़का कभी दिखा भी नहीं क्योंकि जेफ ने उसको जान से मार दिया। और फिर ये लड़का तो वही एशियन लड़के का भाई था जिसकी वजह से जेफ पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा था। तो सवाल बनने तो बिल्कुल लाजिम है। अब हर एक बंदे पे सवाल उठ रहे थे जो भी उस ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ था कि कैसे उनके होते हुए इतना सब कुछ हो गया। जिनको भी केस से नुकसान था वो हर एक बंदा केस को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच उन काले लोगों की आवाज को उठाने के लिए वहां पे रेवरेंड जैक्सन आते हैं। रेवरेंड जैक्सन एक सिविल राइट एक्टिविस्ट होते हैं। उन्होंने हमेशा से अपने लोगों के इंसाफ के लिए आवाज उठाई है, तो इस केस में उनका आना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस केस में आते हैं और हर एक पे सवाल खड़े करते हैं क्योंकि उनकी आवाज अब हर कोई सुनेगा। वो उन 2 पुलिस वालों के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो उनके पीछे तब तक पड़ते हैं जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाते। इसके बाद पुलिस वाले को जेफ के घर से उसके हर एक विक्टिम की आईडी मिलती है। फिर वो उन हर एक विक्टिम के घर जाते हैं और वहां उनकी फैमिली को ये बताते हैं कि अब उनकी फैमिली का वो सदस्य या उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो लोग अब शिकार बन चुके थे जेफरी डामर के। अपनी तरफ से केस को बारीकी से जानने के लिए जैक्सन क्लेंडा के घर जाते हैं। क्लेंडा वही लेडी है जो कि जेफ की पड़ोसी होती है और हम लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो क्लेंडा है वो इस केस की सबसे बड़ी विटनेस है। क्लेंडा उन्हें ये बताती है कि ना जाने उन्होंने कितनी बार जेफ की रिपोर्ट करी, लेकिन पुलिस वालों ने कभी उनकी रिपोर्ट को सीरियसली लिया ही नहीं। अगर वो उसकी रिपोर्ट को सीरियसली लेते तो आज उन्हें ये दिन देखना ही नहीं होता। वो बताती हैं कि इस बिल्डिंग पे एक नया लड़का आया था जिसका नाम डीन था। वो सच में बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन जेफ ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने जेफ को वहां से निकालने के लिए वहां के बिल्डिंग मैनेजर को उसकी कंप्लेन भी करी थी। और जब जेफ को ये पता चलता है तो वो क्लेंडा को धमकी देने के लिए उसके रूम के अंदर घुस जाता है और ये सीन सच में देखने लायक होता है। शुरू में जेफ वहां पे सिर्फ क्लेंडा से रिक्वेस्ट करने आया होता है कि मेरी कंप्लेन वापस ले लो, लेकिन जब क्लेंडा उसकी बात नहीं मानती ना तो उसकी वही रिक्वेस्ट धमकी में बदलने लगती है और उसकी बातों का ये बदलाव ना सच में देखने लायक होता है। और मेरे हिसाब से तुम्हें ये सीन तो पक्का देखना चाहिए। ये सीन तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको अपलोड भी किया है। क्लेंडा जेफ के सामने ये दिखाती हैं कि वो जेफ से नहीं डरती, वो अपने डर पे काबू करती हैं और जेफ को वहां से भागने को कहती हैं और जेफ भी वहां से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक पे नहीं चलती, कहानी सिर्फ करंट टाइम पे चलती है। जेफ अब अरेस्ट हो चुका है और उसके डैड उससे मिलने आते हैं। जेफ के डैड जेफ से कहते हैं कि देखो ये बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा,
जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है, मेरे साथ किया है, मेरी वाइफ के साथ किया है और उन लोगों के साथ किया है, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम मुझे ये बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या जेफ तुम्हें ये याद है कि ये कहां से शुरू हुआ था? जेफ इस बात का जवाब नहीं देना चाहता है, लेकिन उसके पापा उससे पूछ रहे हैं तो वो उनको जवाब दे देता है। वो कहता है कि डैड, मुझे बस वही याद आता है जब तुम मुझे रोड किल के लिए लेके जाते थे। हम वहां से उन मरे हुए जानवरों को उठा के लेके आते थे और अपने गैराज में उन्हें काटते थे। और ये बात सुनते ही जेफ के पापा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उंगली उन पे उठ चुकी है। वो कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपनी गलती को मुझ पे नहीं डाल सकते। मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया, मैं तो बस एक अच्छा पिता बनना चाहता था। मैंने सिर्फ उन चीजों पे साथ दिया जिस पे मेरे लड़के को रुचि थी। मैंने तुम्हें कभी भी इंसान को मारने को नहीं कहा, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुमने जो ये किया है, मैंने ऐसा कभी भी तुम्हें नहीं सिखाया। जेफ के डैड अब इसी बात को बार बार रिपीट करके रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास्ट ने उनके मुंह पे खींच के तमाचा मारा है। इसके बाद जेफ के डैड वहां से घर आ जाते हैं और घर आके बहुत रोते हैं। यहाँ पे उनकी वाइफ सैरी भी उनके साथ होती हैं। जेफ के पापा सैरी से कहते हैं कि ये सब जॉयस की वजह से हुआ है, यानी जेफ की मॉम की वजह से। वो कहते हैं कि न जाने उसने कितने ड्रग्स लिए, कितनी दवाइयां ली, जिसकी वजह से मेरा लड़का बीमार हो गया। उसने बचपन में कभी भी जेफ को अपनी गोद में नहीं लिया और एक दिन उसने ऐसे ही अपनी कार ली और जेफ को घर में अकेला छोड़कर चली गई। उसने जेफ को उस घर में इतने लंबे समय तक अकेले कैसे छोड़ दिया? तो सैरी उनसे कहती है कि उस लंबे समय पे तुम कहाँ थे? चलो जॉयस तो बीमार थी, लेकिन तुम तो सही थे। तुमने अपने लड़के को उस घर में अकेला क्यों छोड़ा? और ये सुनते ही जेफ के डैड टूट जाते हैं, क्योंकि वो पूरा इल्जाम जेफ की माँ पे डाल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जितनी उसकी माँ जिम्मेदार थी, उससे कहीं ज्यादा जेफ के डैड जिम्मेदार थे। और अब यहाँ पे वो खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि हाँ, गलती उन्हीं की थी। वो कहते हैं कि जेफ मेरा खून है और मुझे लगता है कि मेरा आधा हिस्सा मेरे लड़के पे है। मैं भी बचपन में बिल्कुल जेफ की तरह था। मैं भी कई मायनों में जेफ की तरह ही सोचता था। मैंने तो अपने बचपन पे एक लड़की को हिप्नोटाइज करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जो चाहूँ वो करे। मैं अपने बचपन में ये भी सोचता था कि किसी को मारना कैसा होता है। मुझे हमेशा अपने बचपन में ऐसे ही सपने आते थे। मुझे लगता है कि मेरा खून ही गंदा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि जेफ के पापा अपने आप को कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे ख्याल तो बहुत लोगों के मन में आते हैं, लेकिन जेफ के पापा ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया ना। क्योंकि गुस्से में, प्यार में या नादानी में ऐसी चीजों को सोचना और हकीकत में इन चीजों को करने में बहुत फर्क होता है। हर इंसान के अंदर अच्छी या बुरी चीज दोनों ही होती है। ये तो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज पे अपने डिसीजन बनाता है और उनको कैसे अप्लाई करता है। लेकिन अपने आप को इस कदर जिम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूँ कि उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां इससे बिल्कुल अलग हैं। सीरी जेफ के डैड से ये कहती है कि एक तरफ तुम्हारा दूसरा लड़का डेविड भी तो है, वो तो जेफ की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे अपने खून को ब्लेम करना बंद करो। आगे चलकर पब्लिक प्रेशर पे उन दोनों पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जेफ की खबर हर मीडिया पे है। दिन रात हर जगह सिर्फ जेफ की ही बातें चलती हैं। कुछ ऐसे विक्टिम जो कि जेफ के शिकार होने से बच गए, अब उनके हर जगह इंटरव्यू चलते हैं, क्योंकि मीडिया का तो यही काम है। उनको मसाला चाहिए, चाहे सच हो या झूठ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खूब मसाले का तड़का लगाकर हर वक्त इस न्यूज को चला रहे होते हैं। मीडिया तो ये खबर भी फैला देती है कि जेफ के डैड जेफ को मॉलेस्ट करते थे, और जब जेफ के डैड ये देखते हैं तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि उनके एंड की कहानी भी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो जेफ पे कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि जेफ ने इतने सारे कत्ल किए हैं जिसके लिए उसको बहुत ही लंबी सजा मिलने वाली है, और जेफ के डैड नहीं चाहते कि उनका लड़का जेल में इतने लंबे समय तक रहे। वो चाहते हैं कि उसकी सजा उसके लिए थोड़ी सी इजी हो जाए, और इसके लिए उन्हें जज को कन्विंस करना होगा कि जेफ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक पागल इंसान है। और अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो उसको जेल ना भेजते हुए उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। लेकिन जब जेफ के डैड और जेफ का वकील जेफ को ये बात बताते हैं तो जेफ उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैंने जो कुछ किया है होशो हवास में किया है, तो क्यों मैं अपने आप को पागल साबित करूँ। जेफ के डैड और वो वकील जेफ को बहुत ही कन्विंस करते हैं ऐसा करने के लिए। इसके बाद वो लोग जेफ को एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक शख्स ऐसे काम करके बच गया, सिर्फ खुद को पागल साबित करके। उस शख्स को जिंदगी भर जेल ना भेजते हुए उसको जिंदगी भर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिला। वो जेफ को ये बताते हैं कि जैसे तुमने मुर्दे को कब्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी, ऐसा तो उसने 30 मुर्दों के साथ किया है। वो बंदा इतना खतरनाक था कि उसने बहुत से इंसानों को मार के उनके ह्यूमन स्कल का कटोरा बनाया। इंसानों की चमड़ी निकाल के वो उसकी कुर्सियां बनाता था। यहाँ पे जेफ को ये सारी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि वाओ, ये तो बहुत कूल है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि बीमार तो जेफ भी है, बस वो मानने को तैयार नहीं था। आगे चलकर जेफ इन लोगों की बात मान लेता है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यूरी जेफ को गिल्टी करार देती है।
उनके डिसीजन में जेफ पागल नहीं है, उसने जो कुछ किया था जानबूझ के किया था। और जज विक्टिम्स की फैमिली को ये यकीन दिलाते हैं कि इसके लिए जेफ को जेल की सजा जरूर होगी। अगले दिन सुनवाई है तो जेफ की फैमिली पूरी कोशिश करती है कि जेफ को कम से कम सजा हो। जॉयस ना चाहते हुए भी एक विक्टिम की फैमिली को विजिट करती है। वो उनकी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं ताकि जेफ को जेल की सजा ना मिलकर उसको ट्रीटमेंट मिले, लेकिन उनकी फैमिली जॉयस को मना कर देती है। वो कहती हैं कि जॉयस, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, तुम एक माँ की सच्चाई को बताना चाहती हो, लेकिन शायद ये एक दूसरी माँ के सच को सुनने का वक्त है। इसके बाद जॉयस कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है भी नहीं। और दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। वहाँ पे हर एक विक्टिम की फैमिली बारी बारी आती है और जेफ के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके बाद जज जेफ को उसकी बातें रखने का मौका भी देते हैं। जेफ आगे आता है और अपनी बातें बोलना शुरू करता है। जेफ कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और इसको खत्म होना भी चाहिए। ये केस कभी भी मेरी आजादी के बारे में था ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी आजाद होना ही नहीं चाहता था। मुझे मौत ही चाहिए थी। मैं दुनिया से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है इसकी वजह कभी भी नफरत नहीं थी। मैंने कभी भी किसी से नफरत नहीं की। मैं जानता था कि मैं बीमार हूँ या बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं बुरा हूँ या तो फिर मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मैं बीमार ही था, क्योंकि ऐसा मुझे मेरे डॉक्टरों ने बताया है। मैं जानता हूँ कि मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और उसकी कोई माफी भी नहीं है। मैंने जितनों का भी जो भी नुकसान किया है उसको तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, जो भी मैंने कत्ल किए थे उन लाशों की पहचान करने पे मैंने पुलिस की मदद की है और मैं जानता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद कोर्ट जेफ पर अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट जेफ को 15 लोगों के कत्ल में 15 उम्र कैद की सजा सुनाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जेफ के डैड जेफ पे एक कहानी लिखते हैं। वो कहानी इसलिए नहीं लिखते कि वो इससे पैसा कमाए या अपनी सफाई दें, वो कहानी इसलिए लिखते हैं कि कोई भी पिता ऐसी गलती दोबारा ना करे। और फिर इसके बाद जेफरी डामर अपनी आगे की जिंदगी जेल में ही काटता है। अब जेफरी डामर कोई छोटा नाम नहीं रह गया था। क्राइम की इस दुनिया में उसका एक अच्छा खासा नाम हो चुका था। अक्सर टीवी पे सिर्फ जेफ की ही न्यूज चलती। लोग जेफरी पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उस पे कॉमिक्स लिख रहे थे और तो और कई लोग अब उस पे मूवी भी बनाना चाहते थे। कई लोगों के लिए जेफ अब एक स्टार था। बहुत सारे लोग खुद को उसका फैन कहते। अब जेल में जेफ के लिए उसकी फैंस की तरफ से बहुत सारे लेटर आते और उन लेटर के साथ साथ उसके लिए बहुत सारा पैसा भी आता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा होता है। तुम्हारी आंखों के सामने भी कितनी बार हुआ होगा। कितने सारे लोग अपने इंडिया में ही कैसे कैसे गैंगस्टरों को अपना आइडल मानते हैं, उनके स्टेटस लगाते हैं और मतलब जो कोई बदमाश आदमी होता है ना उसके मतलब फैन हो जाते हैं वो लोग। तो वैसा ही कुछ जेफ के साथ भी हो रहा था। वो तो जेफ के ऑटोग्राफ के लिए जेफ को पैसे भेजते थे। अब वहाँ पे जेफ अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता था। वो खुद को एक स्टार समझने लगा था। अब उसने जेल में अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। वो लोगों को दिखाता था कि मैंने कैसे लोगों को बेरहमी से मारा। एग्जाम्पल के तौर पे वो चिकन के लेग पीस को लोगों को दिखाता, उनसे कहता कि जैसे तुम ये चिकन का लेग पीस खाते हो ऐसे तो मैं इंसान को खाता था। वो वहाँ के कैदियों को बेवजह परेशान करता था, उन्हें डिस्टर्ब करता था, जिसकी वजह से वहाँ के कैदी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और वहाँ पे एक शख्स ऐसा होता है जो कि जेफ से सबसे ज्यादा नफरत करने लगा था और उसका नाम होता है क्रिस्टोफर स्कारवर। स्कारवर नहीं जानता था कि जेफ ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया है। टीवी वालों ने, न्यूज वालों ने, कॉमिक्स वालों ने जेफ को इतना फेमस कर दिया था कि जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो। उसके बारे में ऐसा दिखाया जाता था जैसे कि उसने न जाने कितना ही बढ़िया काम किया हो। लेकिन विक्टिम्स की फैमिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि यार उनके परिवार से कोई जना चला गया है और जो उसका जिम्मेदार था लोग उसको हीरो बना रहे हैं, तो ये बात भला किसको अच्छी लगेगी। वैसे सच में जेफ के 15 उम्र कैद की सजा के कोई मायने भी नहीं है, क्योंकि जेफ तो पहले से ही घर में अकेला ही रहता। क्या फर्क पड़ता है कि वो जेल में हो या घर में हो। और साला कौन सा जो जेफ 900 साल जीने वाला है। तो विक्टिम्स की फैमिली तो जेफ के साथ बहुत बुरा ही चाहती थी। उनके लिए ये सजा काफी नहीं थी। जिस अपार्टमेंट में जेफ ने ये सारे कत्ल किए थे उस अपार्टमेंट को गवर्नमेंट खाली करा देती है। गवर्नमेंट से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे ये अपार्टमेंट था वहाँ पे इन विक्टिम्स की याद पे एक मेमोरियल पार्क बने। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि जिस बिल्डिंग पे जेफ रहता था और जेफ का जितना भी सामान था अब लोग उसकी नीलामी कर रहे हैं और उसके सारे पागल फैंस उसको खरीदने के लिए एकदम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं होने देता। इस बंदे के बारे में हमें ज्यादा तो नहीं पता चलता है, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि ये कोई बड़ा रियल एस्टेट वाला बंदा है। ये शख्स पूरी नीलामी अपने नाम कर लेता है और जेफ के उन सारे सामानों को खरीद के उन पे बुलडोजर चलवा के उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है।
वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जेफ का ये सामान कोई कलेक्टर आइटम बने, क्योंकि जेफ ने कोई इतना बढ़िया काम नहीं किया था कि उसके सामान को कलेक्ट किया जाए। और उसकी भरपाई पे वो हर एक विक्टिम की फैमिली को अपनी जेब से पैसा बांट देते हैं। और वाकई में ये काबिले तारीफ है। जेल में डामर से बहुत से बंदे चिढ़ते हैं क्योंकि डामर की हरकतें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और एक दिन ऐसे ही डामर पे एक जानलेवा हमला हो जाता है, लेकिन डामर इससे बच जाता है और उसके सभी फैंस जो उसके शुभचिंतक हैं वो उसको दबा के लेटर भेजना शुरू कर देते हैं और उसके लिए पैसे भी भेजते हैं। इसके बाद जेफ बिल्कुल सही हो जाता है और जेल में वापस आ जाता है। लेकिन जेफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो अभी भी लोगों को बहुत परेशान करता है। और एक दिन ऐसे ही उसकी इन्हीं हरकतों से उसकी और क्रिस्टोफर स्कारवर की बहस हो जाती है। अब स्कारवर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो जानना चाहता है कि वो यहाँ पे आखिर क्यों आया है, उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो यहाँ पे है। वो पता लगाने की पूरी कोशिश करता है और एंड में वो पता भी लगा लेता है। लेकिन जब उसे जेफ की सच्चाई पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता लगता है कि जेफ आखिर कितना बेरहम इंसान है। पूरे जेल में उसके जैसा कोई भी इंसान नहीं। उसने एक 14 साल के बच्चे को मारा और उसका मांस भी खाया। और जेफ के बारे में ये पता लगने के बाद उसकी रातों की नींद और पूरा चैन सब खो जाता है। एक दिन जेल में जेफ को एक शख्स के बारे में टीवी पे पता चलता है और उस शख्स ने भी बिल्कुल जेफ की तरह क्राइम किए थे। और इस शख्स का नाम होता है जॉन वेन गेसी। जॉन गेसी की भी अपनी एक कहानी है। अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उस पर भी बनाऊंगा और शायद वो नेटफ्लिक्स में भी है। जॉन गेसी का टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है जहां पे वो बताता है कि वो क्राइस्ट को मानता है और वो मानता है कि क्राइस्ट ने उसे माफ कर दिया है। वो ईश्वर के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। जॉन गेसी को जहर के इंजेक्शन से मौत की सजा मिली है। जेफरी डामर खुद को माफी के लायक नहीं समझता, लेकिन जॉन गेसी के इंटरव्यू पे वो सुनता है कि ईश्वर उसको माफ कर देगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने आप को माफी के लायक समझते हो या नहीं, लेकिन ईश्वर तुमको माफ कर देगा। अब ये सब देखकर और ये सारी बातें सुनने के बाद जेफ भी ईश्वर की शरण में जाना चाहता है। अब जेफ को भी ये यकीन है कि ईश्वर उसको माफ कर देगा और इसके लिए जेफरी डामर अब खुद को बैप्टाइज कराना चाहता है। बैप्टाइज का एक तरीके से ये मतलब है कि खुद का शुद्धिकरण करना। उसके बैप्टाइज होने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और क्या तुम्हें पता है, जिस दिन जॉन गेसी को मौत की सजा मिली उसी ही दिन जेफरी डामर को बैप्टाइज भी किया गया। यहाँ पे एक तरफ डामर को बैप्टाइज किया जा रहा था और दूसरी तरफ स्कारवर पागल हो रहा था। स्कारवर भी एक क्रिश्चियन है। वो ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम मुझे जो बताओगे मैं वो करूंगा। और कुछ ही समय के बाद हम ये देखते हैं कि जेफ और उसके साथ एक कैदी जिसका नाम जेसी होता है, वो दोनों को जेल में जिम की सफाई का काम मिला होता है। वो दोनों वहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ का गार्ड स्कारवर को भी वहाँ पे लेके आ जाता है। वो कहता है कि आज तुम्हारे साथ स्कारवर भी काम करेगा। इसके बाद वो तीनों ही वहाँ पे काम करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। हम जानते हैं कि स्कारवर जेफ से नफरत करता है। वो जेफ को सजा देना चाहता है और उसके पास इसकी बहुत बड़ी वजह भी है और आज उसके पास सजा देने का मौका भी है। जेसी स्कारवर से मदद मांगता है। वो सफाई करने के लिए उसको टॉयलेट में लेके जाता है। अब उस रूम में कोई भी गार्ड नहीं है। अब वहाँ पे सिर्फ 3 ही जने हैं, एक है जेफ, एक है जेसी और तीसरा है स्कारवर। स्क्रीन में हमें यह दिखाया जाता है कि जेफ अपना काम कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है, मानो किसी ने किसी पे अटैक कर दिया हो। जेफ डर जाता है और टॉयलेट के दरवाजे की तरफ को देखता है और तभी वहां से स्कारवर बाहर आता है। उसके हाथ में एक रॉड है जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा है। शायद स्कारवर ने सबसे पहले जेसी को ही मारा है। जेफ डरते हुए स्कारवर से पूछता है कि तुमने जेसी के साथ क्या किया। जवाब में स्कारवर जेफ से कहता है कि तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, उसने अपनी बीवी को जान से मारा है। उसने उसके चेहरे पे 5 बार चाकू से हमला किया और उसका इल्जाम उसने ब्लैक लोगों पे डाला। उसके साथ यही होना था। लेकिन अब तू मुझे अपना बता, क्योंकि वो तेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। तूने सिर्फ लोगों का कत्ल नहीं किया, तूने उनके टुकड़े टुकड़े किए हैं और तो और तूने उनका मांस भी खाया है। वो जेफ से पूछता है कि क्या ये सच है, जिसके जवाब में जेफ उससे कहता है कि हाँ। स्कारवर उससे पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में जेफ उससे कहता है कि मैं भटक गया था, मैं ईश्वर के रास्ते से हट गया था। स्कारवर कहता है कि इसका मतलब तू ईश्वर पे विश्वास करता है। जेफ कहता है कि हाँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ और मैं उसकी शरण में वापस आ गया हूँ। जवाब में स्कारवर जेफ से कहता है कि हाँ, मुझे भी ईश्वर पे यकीन है, लेकिन मेरा ईश्वर बदले का ईश्वर है और मेरा ईश्वर शैतान को सजा देता है और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो बदले में किसी को भेजता है।
और आज उन सभी परिवार का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तू चाहे कितना ही मान ले कि ईश्वर ने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन तू उनके गुस्से से नहीं बच सकता। और इतना कहते ही वो जेफ के मुंह पे एक जोर का पंच मारता है और जेफ उस पंच से सीधे नीचे गिरता है। जेफ अब समझ चुका है कि स्कारवर उसको जान से मार देगा, तो वो स्कारवर से कहता है कि मैंने कभी भी किसी को भी दर्द नहीं दिया, मैं उनको हमेशा बेहोशी की दवाई देता था ताकि उनको दर्द ना हो। जवाब में स्कारवर जेफ से कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझे हर एक पल का दर्द महसूस करवाऊंगा। इसके बाद स्कारवर जिम में पड़ी रॉड को उठाता है और उससे जेफ के सिर पे हमला करता है। वो उस रॉड से जेफ के सिर में इतनी बार वार करता है कि वो जेफ के सर का फ्लावर बना देता है और सर पे इतने अटैक हो जाने की वजह से जेफ वहीं पे मर जाता है। और सही मायने में जेफ का ऐसे ही अंत होना चाहिए था। उसने जो भी तकलीफ लोगों को दी थी उसको उसका दर्द महसूस होना चाहिए था। असल में यही एक वो सजा है जो हर एक विक्टिम की फैमिली चाहती थी। जेफ अब मर चुका है। उसके पापा उसकी मौत पे बहुत रोते हैं। वो खुद को उसकी मौत का बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। जेफ के डैड आगे चलकर एक बात पे काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के वक्त उनकी परमिशन के बिना ही उनके लड़के का ब्रेन निकाल के रख दिया था। उसके ब्रेन को एक लैब में रखा था ताकि डॉक्टर या साइंटिस्ट ये पता लगा सके कि जेफ के ब्रेन में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। और इसी बात पे जेफ के डैड उन पर कोर्ट केस कर देते हैं और कुछ ही समय के बाद जेफ के डैड वो कोर्ट केस जीत भी जाते हैं और कोर्ट सुनवाई में जेफ के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देती है और उसके बाद जेफ के ब्रेन को जला दिया जाता है। और यहीं पे जेफरी डामर की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड आई होप कि जेफरी डामर की ये कहानी तुम्हें मेरी जुबानी पसंद आई हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो यार। मैं इस फील्ड पे एकदम नया हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने ये चैनल खोला। मैं क्लियर नहीं बोल पाता, मेरी जुबान बहुत ज्यादा अटकती है, तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये काम को शुरू किया है। मुझे एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आई होप कि ये समय के साथ साथ सुधर जाएगा और मेरी जुबान भी थोड़ी सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पे एकदम नया हूँ, मेरा पहले से YouTube पे एक और चैनल है जिसका नाम ए बॉन्ड है। वहाँ पे मुझे बोलने का मौका कम मिलता है, इसलिए मैंने अपना एक सेपरेट चैनल खोल लिया ताकि जहाँ पे मैं अपनी डबिंग कर सकूँ और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकूँ। और अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मिलते हैं तुमसे अगली स्टोरी पे।